एनडीए स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट वाज इन 2020। महागठबंधन के अंदर ये आपसी लड़ाई भीतरगात चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों ये कह रहे हैं, आरजेडी का कार्यकर्ता राहुल गांधी के बारे में अच्छे से बात नहीं कर रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के बारे में अच्छे से बात नहीं कर रहा। जंगल राज की जो स्थिति है उसको बिहार की जनता भूली नहीं है, क्योंकि कपड़े बदलने से चरित्र और चेहरा नहीं बदलता है, सिर्फ कपड़े बदलते हैं। और लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव की ही लेगेसी को आगे लेके जाएगा। और शहाबुद्दीन इज द सिंबल ऑफ जंगल राज। शहाबुद्दीन के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे के सपोर्टर्स, ओसामा के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने हमको वोट नहीं दिया और अगर हमारा ओसामा नहीं जीता तो हम सिवान को जला देंगे। इसके देश के लिए लड़ रहे थे शहाबुद्दीन। तो इसी से आप समझ सकते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव का पास्ट क्या है। चारा चोरी करने का, जमीन युवाओं की लेने का, गरीबों की लेने का, ये करते आए। लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार कांग्रेस की क्या स्थिति है। ही इज अ पॉलिटिकल टूरिस्ट, ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। आज ये चारों तरफ से इसे चेकमेट हो चुके हैं। सच्चर कमेटी जो कांग्रेस समय आई थी उसने ये साबित कर दिया था कि 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट हो चुका है। जो गड्ढे हमको भरने का काम करना था वो हमने कर दिया है और अब बिहार टेक ऑफ की तरफ में बढ़ रहा है। भारत एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल देश इसीलिए है क्योंकि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। हिंदुस्तान में जानबूझकर घुसपैठियों का संरक्षण करने के माध्यम से डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो पहले हिंदू माइनॉरिटी था और हिंदू मेजॉरिटी हो गया। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू माइनॉरिटी जो है वहां से हिंदू को जाना पड़ता है? ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे आदिवासी इलाके हैं, जिनमें मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो 33 से 35% बढ़े ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ऐसा देखा जा रहा है कि इस देश के अंदर 20-25 सालों के अंदर एक वीटो एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां जहां ये हिंदू माइनॉरिटी में हो रहा है वहाँ घुसपैठियों की जनसंख्या भी बढ़ाई जा रही है। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी इस वक्त एसआईआर का विरोध करके राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ओपनली कांग्रेस के पक्ष में आता है, जिस तरीके से ममता बनर्जी रेडिकल्स का समर्थन करती है, तेजस्वी का जो वादा है वो नए बिहार का नहीं पर जंगल राज वाले बिहार को वापस लाने का वादा है। बिना परिवारवादी यादव अगर आरजेडी के अंदर आता है तो उसका काम क्या सिर्फ झंडे उठाने का है? 4 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया, तो बाकी 30 करोड़ टैक्स कहाँ चला गया? जनमानस ये तय कर बैठा है कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार यहाँ एनडीए सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का सियासी तूफान अपने पूरे उफान पर है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये फैसला तो जनता करेगी। लेकिन अभी तो चल रहा है बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के दौर। जनता फैसला क्या करेगी ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है और बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, असलियत क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही बिहार के चुनाव का इतिहास, वर्तमान परिस्थितियाँ क्या इशारा करती हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रदीप भंडारी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ सेफोलॉजिस्ट भी हैं। प्रदीप जी, आपका पांचजन्य में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। हमने जिस तरह से देखा, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और ये दावे वादे सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। आज पहले तो हम एक सेफोलॉजिस्ट प्रदीप भंडारी से बात करेंगे कि जो बिहार की तस्वीर इन दिनों दिखाई दे रही है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है। बात पहले तो चुनावी में टिकट बंटवारे को लेकर दोनों ही तरफ हमें घमासान देखने को मिला, लेकिन महागठबंधन की हालत क्या है ये हर कोई जानता है। इस समय अगर देखा जाए, और ख़ास तौर से आज चुनाव आयोग ने जो पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन है, एसआईआर के पहले चरण की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। ये वही एसआईआर है जिसको मुद्दा बनाने की राहुल गांधी ने भी कोशिश की और महागठबंधन से तेजस्वी ने भी कोशिश की। ये ऐलान और बिहार की चुनावी बयार क्या बताती है? देखिए, मैं स्पष्ट मानता हूँ और जितना भी लोग जो ग्राउंड पर जा रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि इस वक्त बिहार में एक प्रो इनकम्बेंसी है। और वो प्रो इनकम्बेंसी इसीलिए है कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को आप देखेंगी, इस बार एनडीए स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट वाज इन 2020। हमारा जो अलायंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वहीं अगर आप ऑपोजिशन की आप बात करेंगी तो आप देखेंगे कि महागठबंधन के अंदर आपसी लड़ाई भीतरगात चरम सीमा पर पहुंच चुका है। स्थिति ऐसी है कि अगर आप पिछले 40 दिन में आप देखेंगे, राहुल गांधी रेयरली बिहार के अंदर गए थे। वही राहुल गांधी जो गली गली बिहार के अंदर घूम के कह रहे थे वोट चोरी हो रही है। जैसे ही राहुल गांधी बिहार के बाहर जाते हैं, तेजस्वी यादव के मुंह से एक भी बार वोट चोरी शब्द का नाम तक नहीं निकलता है।
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी में इतना ही भीतरघात हो चुकी है। और आप किसी भी आरजेडी के कार्यकर्ता से ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी जर्नलिस्ट पूछ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ रहा है, तो दोनों ये कह रहे हैं, आरजेडी का कार्यकर्ता राहुल गांधी के बारे में अच्छे से बात नहीं कर रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के बारे में अच्छे से बात नहीं कर रहा। और इसीलिए इनके अनाउंसमेंट के बाद में भी अभी भी ये कई सीटों पे आपस में लड़ रहे हैं। तो बिहार की जनता सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर होती है। और आप बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे विमेन का रेशो डिसाइडिंग वोटिंग आउटकम में सबसे ज़्यादा होता है, विज़िवी मैन 892:1000 का होता है। और बिहार की महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी की तरफ से उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन बेहतर हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल राज का जो नैरेटिव है और जो जंगल राज की जो स्थिति है, जिसको बिहार की जनता भूली नहीं है, क्योंकि कपड़े बदलने से चरित्र और चेहरा नहीं बदलता है, सिर्फ कपड़े बदलते हैं। और लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव की ही लेगेसी को आगे लेके जाएगा। तो एक तो ऑपोजिशन की तरफ से एंटीज़म है, साथ में यहाँ पे गवर्नेंस का एक प्रो इनकम्बेंसी है। तो मुझे लगता है कि हम पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अलायंस भी स्ट्रॉन्गर है। तो ये भी हमको कॉन्फिडेंस देता है कि अरिथमेटिकली और केमिस्ट्री वाइज भी हम पिछली बार से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस महिला वोटर की वहाँ पर बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो साइलेंट वोटर रही हैं बिहार में, खासतौर से इंटीरियर में जाके जहाँ पर पत्रकार पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ के वोटरों ने काफ़ी खेल बदला भी था। अब अगर ये बात कर रहे हैं आप जंगल राज की, जो हम बात करते हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल जो फूका है समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर की ज़मीन है वो, वहाँ से उन्होंने जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश की है। बार बार ये बात की जाती है कि जब 20 साल का शासन नीतीश कुमार का हो चुका है, तो क्या वाकई में 20 साल में आरजेडी नहीं बदली होगी? क्या जंगल राज को याद दिलाना ज़रूरी है? आखिर क्यों बिहार की जनता को जंगल राज की यादें हमेशा ताज़ा करनी पड़ती हैं? हालांकि मेरा ये मानना है कि जो वहाँ लोग रहते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं इस बात को। देखिए, मैं 2020, 24 और 2019 तीनों बार में जब भी चुनाव हुए थे, एज ए सिफोलॉजिस्ट बिहार का चप्पा चप्पा मैं ट्रैवल किया हूँ। और अभी भी मैं जो भी सेकेंडरी सोर्सेज वहाँ पे रहते हैं उन सबसे मैं बात करता रहता हूँ। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन का जो बेटा, और शहाबुद्दीन इज़ द सिंबल ऑफ जंगल राज, उसके बेटे को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। जैसे ही उसके बाद उसने टिकट दिया, आप लोगों की भी शायद से टीम और ऑप इंडिया तमाम न्यूज़ चैनलों की भी टीम वहाँ पे सिवान में गई और सब शहाबुद्दीन के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे के सपोर्टर्स, उसामा के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने हमको वोट नहीं दिया और अगर हमारा उसामा नहीं जीता तो हम सिवान को जला देंगे। तो ये अभी से ही इनका चरित्र ये बता रहा है कि भाई अगर ये वापस से आ गए तो वही जो बिहार के अंदर 5 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, वही सिनेरियो वापस से लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, काडर तो वही है जो लालू यादव के समय था और पूरी की पूरी आइडियोलॉजी भी वही है जो लालू यादव के समय में थी। तो मुझे ये लगता है कि बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि भले 20 साल हो जाए, आने वाले 100 साल तक वो नहीं भूल सकती, क्योंकि आरजेडी का कंट्रोल अभी भी वही परिवार चला रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी वही परिवार चला रहा है, वही बाहुबली, वही गुंडे, वही कट्टे रखने वाले लोग जो हैं, जिसका सबसे बड़ा चरित्र और जिसका चेहरा उसामा जो शहाबुद्दीन का बेटा है, जिसको टिकट देकर और उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए तेजस्वी यादव अब खुले मन से कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, शहीद बता दिया तो भाई, इसके देश के लिए लड़ रहे थे शहाबुद्दीन। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भले वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो गई जो गैंगस्टर्स का समर्थन करती है, या आरजेडी हो गई यहाँ जो गुंडों को जंगल राज के लिए समर्थन करते हैं, जनता पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहती है और पर्टिकुलरली महिलाएं पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहती हैं। और आप देखेंगी जब हम लोग इलेक्शंस के बाद में अगर कभी हमको बात करने का मौका आपने दिया तो आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ा एक फैक्टर बनेगा आरजेडी के इस बार हार के। ये बात तो सही है, क्योंकि जंगल राज आप इमेज जो है वो तभी बदल सकती है जब ज़मीन पे कुछ दिखाई दे। अब एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए लोग ये बोलते हैं 9वीं फेल हैं और वो शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो ये है कि उन्होंने घर घर नौकरी देने का वादा कर लिया है। देखिए, तेजस्वी यादव जी जो हैं, अगर वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो वो उनके परिवार को अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगी, चारा चोरी के अंदर लालू यादव कन्विक्ट हो चुके हैं, IRCTC के अंदर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। तो
यूथ लैंड फॉर जॉब स्कैम्स के अंदर उनके ऊपर जो है चार्जेस चल रहे हैं, तो उस पर भी केस चल रहा है। तो अगर इनका इतिहास रहा है, किसी भी व्यक्ति का कहते हैं ना, अगर कोई भी बैट्समैन को देखना है कि वो कैसे बैटिंग करेगा तो उसके पास्ट के मैचेस देख लो। ठीक उसी तरीके से एक नेता के प्रॉमिस में कितनी क्रेडिबिलिटी, उसका पास्ट देख लो। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव का पास्ट क्या है? चारा चोरी करने का, जमीन युवाओं की लेने का, गरीबों की लेने का, ये करते आए। जंगल राज वाले ये करते आए। अब अगर ये चांद का भी वादा कर दे तो बिहार की जनता को पता, आना तो इनको है नहीं। कल को ये बोल दे हम चांद को पृथ्वी पर ले आएंगे, इसी तरीके का वादा हो गया। जिन्होंने वादा करा है, ये वादा वो तभी पूरा कर पाएंगे उन्हीं के रेट के हिसाब से जब वो 104 साल के हो जाएंगे, और उसके लिए आपको 3 गुना बिहार का जीडीपी चाहिए रहेगा। तो एक तरफ हमने करके दिखाया, हमने 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए एज सीड मनी, जो अगर उससे वो कोई अपना आर्थिक रोजगार करती है तो आगे चल के उनको 2 लाख रुपए भी मिल सकता है। तो इट इज एन इंसेंटिव टू क्रिएट लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज स्पीकिंग अबाउट। वहीं दूसरी तरफ शगुफा छोड़ रहे हैं, और यही इन सबको पता है कि राहुल गांधी, आपको याद होगा, न्याय की बात करते थे 2000 लोकसभा चुनाव के समय। जनता को पता है कि ये कुछ करने वाले हैं नहीं। कर्नाटक से लेके हिमाचल तक इनके बजट्स का बंटाधार हो चुका है। तो आज तेजस्वी बोलेंगे मैं चांद ले आऊंगा, कल तेजस्वी बोलेंगे कि मैं सूरज को पृथ्वी पे ले आऊंगा, परसों तेजस्वी बोलेंगे कि मैं वीनस पे पहुंच जाऊंगा, नरसों बोलेंगे कि मैं एलोन मस्क को यहाँ पे बिहार में ले आऊंगा। कुछ भी बोल सकते हो, उनका भरोसा कुछ भी बोलने का है, पर सबको पता है कि वो सिर्फ वादा जो भी बोले करना उनको सिर्फ जंगल राज ही है। बात जंगल राज की तो यहाँ पे हो रही है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जब राहुल गांधी पहुंचे थे वहाँ पर, ये दोनों अपना यात्रा लेके निकले थे, तेजस्वी और ये, वहाँ पे राहुल गांधी से जब पूछा गया था मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, चुप्पी साध गई थी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ऐलान हो चुका है, तो एक तरह से ये भी तय है कि कांग्रेस को बैकफुट पे वहाँ पर आना पड़ा। दूसरी बात इसमें आपको कहूंगा कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी की आप स्थिति देखिए। वो कांग्रेस पार्टी जो अपने लिए एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार अलायंस में नहीं ले पाई, उसको एक सिंगल डिजिट वोट शेयर की पार्टी ने इस तरीके से धमकाया कि वो खुद उस अलायंस के अंदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार ले गई। तो कांग्रेस के आज के कार्यकर्ता जमीन में इतना उनमें रोष है कि उनका आत्मसम्मान के साथ तो राहुल गांधी ने खिलवाड़ कर दिया। देखिए, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि उनको एक दिन कोलंबिया रहना है, एक दिन बैंकॉक रहना है, एक दिन थाईलैंड रहना है, एक दिन कहीं रायबरेली जाना है, एक दिन उनको कोई देश के चौथे कोने जाना है। ही इज अ पॉलिटिकल टूरिस्ट, ही इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन होते तो वर्चुअली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नहीं जुड़ते जब बिहार के टिकट का वितरण हो रहा था। अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन होते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो रिवोल्ट कर देते जब राहुल गांधी की फोटो जो है तेजस्वी यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं लगाई थी। तो राहुल गांधी इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन, राहुल इज अ पॉलिटिकल टूरिस्ट एंड एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। तो आज की स्थिति के अंदर वो कुछ भी घोषित करे, पर एक और आप विडंबना देखिए। विडंबना ये है कि जिस मुसलमान वोट की ये बात किया करते थे, आज उस मुसलमान वोट को भी ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो है और पूरा का पूरा अलायंस सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता था। क्योंकि अब सवाल उनसे पूछा जा रहा है, तुम तो हमेशा से कहते थे कि तेजस्वी यादव ने कहा था हमसे बड़ा मुसलमानों का कोई हितैषी नहीं होगा, तो आज की स्थिति में जब तुम्हारे पास ऑप्शन आया तो तुमने उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो आज ये चारों तरफ से इसे चेकमेट हो चुके हैं। ना इनका वोट बैंक इन पे ट्रस्ट कर रहा है, ना पिछड़ा इन पे ट्रस्ट कर रहा है, ना बिहार इन पे ट्रस्ट कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका कैंपेन और इनकी स्थिति अभी तक के पिछले 11 साल के इतिहास, पिछले 15 साल में इतना वीक किसी भी असेंबली इलेक्शन में अपोजिशन नहीं था जितना इस वक्त देखा जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स के पास क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पूरा बिहार भी घूमे हैं, इस समय के अगर चुनावी समीकरण देखे जाए तो ऑप्शन के तौर पे क्या लेंगे वो? क्या उनको आरजेडी पे ही भरोसा है? क्योंकि पहले भी देखा गया था कि वहाँ पर थोड़ी बहुत सेंध लगाने की कोशिश ओवैसी की पार्टी ने की थी। क्या इस बार भी वो पार्टी कुछ अपना वहां पर असर दिखा पाएगी? देखिए, सीट बाय सीट निर्भर करेगा। और अब ये मुसलमान समाज को सोचना है कि कब तक मुसलमान समाज उन पार्टीज के साथ में रहेगा जो पार्टीज सिर्फ और सिर्फ उनको एक इम्प्लिसिट भय के अंदर रखना चाहती है, उनको एक इम्प्लिसिट डर के अंदर रखना चाहती है। और कब मुसलमान इतना विकास होने के बावजूद, आज अगर आप देखेंगे कि देश की मूल धारा के अंदर जो किसी भी समाज को वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं, मुस्लिम समाज को भी मिलते हैं, परंतु उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम समाज के लोगों का, मुस्लिम समाज का इन पार्टीज के प्रति रहता है जिन्होंने इनको हिस्टोरिकली जो है कुछ नहीं दिया। सच्चर कमेटी जो कांग्रेस समय आई थी उसने ये साबित कर दिया था कि 70 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। तो जब मनमोहन सिंह कहते हैं कि फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, आइडियली मुसलमान समाज को इसका विरोध करना चाहिए। जब जाके घुसपैठियों का विरोध किया जाता है, उसको मुसलमान समाज से विपक्ष जोड़ता है, तो मुसलमान समाज को इससे विरोध
करना चाहिए, परंतु ये पीड़ा की बात है और ये अजीब विडंबना है कि मुस्लिम समाज के जो विचारक हैं वो इन सब के ऊपर तो कुछ नहीं बोलते, और तौकीर रजा जैसे गुंडे जो दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं उनके समर्थन में लोग आ जाते हैं। ये इस वक्त का जवाब समाज को देना होगा। हम तो ये जानते हैं, हम जिन्ना वाली पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते कि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि 1929 की प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर जिन्ना ने बात करी थी और ये सोच विभाजनकारी सोच है। और हम इसीलिए मानते हैं कि भाई हम एनडीए हैं, हमारा काम है जो इलेक्टेबल होगा, जो विनेबल होगा, हम उसको कैंडिडेट को टिकट देंगे अलॉन्ग विद ड्यू रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए हम लोग के पॉलिसी डिसीजन में वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनीबॉडी, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वी गिव इट टू द विनेबल कैंडिडेट, बिकॉज फॉर अस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कम इनटू गवर्नेंस सो दैट वी कैन डिलीवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन इनटू बिहार। और आज की तारीख में बिहार 14% ग्रोथ रेट पे, बिहार का पहले 7,800 रुपए पर कैपिटा इनकम हुआ करता था, 66,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम है। 14% ग्रोथ रेट के साथ में पहली बार बिहार के इतिहास में हुआ है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट हो चुका है। बिहार के अंदर पटना एयरपोर्ट बन चुका है जिसकी बात सब करा करते थे, मेट्रो आ चुकी है, बिहार के अंदर पेप्सिको वापस आ चुकी है। सो नाउ बिहार जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, जो गड्ढे हमको भरने का काम करना था वो हमने कर दिया है और अब बिहार टेक ऑफ की तरफ में बढ़ रहा है मुझे लगता। और सबसे बड़ी बात है, और ये आपकी रिसर्च टीम भी आप चेक करवाइएगा, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव विमेन सेंट्रिक ग्रोथ अगर कहीं हुई है तो बिहार के अंदर हुई है। विमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पुलिस फोर्सेस, सभी एक्टिविटीज के अंदर सबसे ज्यादा बिहार के अंदर है। सो आज अगर बिहार ग्रो कर रहा है तो बिहार की महिलाओं द्वारा लेड ये डेवलपमेंट है। निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता यही देखे, क्योंकि हमेशा से बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण पहले देखे जाते थे और अब डेवलपमेंट पे बात होती है, क्योंकि ज़मीन पे जो हम देखते हैं, हमारी टीमें भी गई हैं वहाँ की भी आम जनता अब डेवलपमेंट की ओर देख रही है और शायद इसी को ध्यान में रख के वो वोट करेगी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा था चुनाव के पहले से ही, मतलब काफ़ी पहले से, सीमांचल की बात हुई थी, घुसपैठियों की बात हुई थी, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश की सीमाओं से सटे ये इलाके हैं। इसकी वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे, हम देश के उन सभी हिस्सों की जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो चिंता की बात वहाँ पर लगती है आपको? बहुत चिंता की बात है। मैं पिछले 11 सालों के अंदर 400 लोकसभा कॉन्फ्रेंसेस मैंने ट्रैवल करी है और मैंने बहुत प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा है। मैं मालदा, मुर्शिदाबाद, तमाम इन इलाकों के अंदर रहा हूँ और मैं आपको स्पष्ट रूप से डेटा के आधार पर कहना चाहता हूँ और ये मानता हूँ, और अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे कि डेमोक्रेसीज डेस्टिनी इज डेमोग्राफी। किसी भी लोकतंत्र की जो ओवरऑल अगर उसका भाग्य कुछ निर्धारित करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जनसंख्या निर्धारित करती है। भारत एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल देश इसीलिए है क्योंकि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। हमारे ग्लोबली आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हुआ है, माइनॉरिटीज़ जो है जैसे हिंदू, सिख, ये सब माइनॉरिटी में पाकिस्तान में गए, अफगानिस्तान में गए, क्या स्थिति हुई ये हम सब जानते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में जानबूझकर घुसपैठियों का संरक्षण करने के माध्यम से डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। होता क्या है, जब डेमोग्राफी परिवर्तित होती है तो धर्म के आधार पे वोटिंग ज़्यादा होती है ना विकास के आधार पर। फॉर एग्जांपल आपने सीमांचल की बात करी, ऐसा क्यों है कि जिन इलाकों में हिंदू माइनॉरिटी में सीमांचल में पिछले 40 साल से कभी भी एक हिंदू नहीं जीता है? ऐसा क्यों है कि मालदा, मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है वहाँ पे अभी तक हिंदू नहीं जीता? माइनॉरिटी छोड़िए, ऐसा क्यों होता है कि जब हिंदुओं की जनसंख्या 70% पे हो जाती है, इवन दो दे आर मेजॉरिटी, बट हिंदू 70% हो जाता है, मुस्लिम 30% हो जाता है, तो जो 30% होता है वो 10 में से 60 टाइम्स वर्डिक्ट क्यों डिसाइड करता है? क्यों वो एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में वोट करता है? कम्युनल पॉलिटिक्स कब होता है? जब आप एक हार्डकोर वोटिंग ब्लॉक के रूप में वोट करो। तो अगर मुस्लिम समाज के लोग एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में जब 30% होते हैं वोट होता है, उसको कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कहता। तो जब हिंदू साथ में वोट करता है तो उसको कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि उन इलाकों के अंदर जहाँ हिंदू 70% भी है, वहाँ पे जब आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज के लोगों के एरियाज के अंदर डेवलपमेंट बेहतर नहीं होता, तब भी जाके वो ऐसी पार्टीज को क्यों वोट करते हैं जो धर्म के आधार पे बात करती है? ऐसा क्यों होता है? कई इलाके हैं मैंने देखे मालदा, मुर्शिदाबाद में, जब मान लीजिए कि बीच में एक हिंदू मेजॉरिटी गांव है और आसपास हिंदू माइनॉरिटी गांव है, तो वो हिंदू मेजॉरिटी गांव भी हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा इलाका मुझे बता दीजिए देश में जो पहले हिंदू माइनॉरिटी था और हिंदू मेजॉरिटी हो गया। ऐसा क्यों होता है कि हिंदू माइनॉरिटी जो है वहां से हिंदू को जाना पड़ता है? ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे आदिवासी इलाके हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इसमें कई बार भी कहा है कि भाई ये हमारे देश की संस्कृति के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। आपको पता है 35% आदिवासी हुआ करते थे संथाल परगना के अंदर, अब वो 25% 26% आ चुके हैं। मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहता हूं कि मैंने प्रोजेक्ट करा है।
मैं अलग देश की कॉन्स्टिट्यूंसीज दूंगा। और अगर हम TFR के हिसाब से जाएं, मतलब अभी जो मान लीजिए टोटल फर्टिलिटी रेट है वही अगर हम कंटिन्यू करते हैं, 11 को ही अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, मुरादाबाद के अंदर 2031 में 52% तक जो है वो मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ जाएगी, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। 2041 में वो 45% पे आ जाएंगे हिंदू, 55% जो मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ेगी। मेरठ के अंदर जहां आज की स्थिति के अंदर मुस्लिम समाज 35% 38% है, मैं सिर्फ 11 को ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं पॉपुलेशन को बढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। 2011 की जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है 1 से 11 के बीच का जो ग्रोथ रेट है उसी के आधार से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मेरठ के अंदर आज की 2031 तक मुस्लिम समाज 38 to 40% पहुंच जाएगा और 2041 में 40% क्रॉस कर जाएगा। मालदा में आज जहाँ 57% है वो 65% क्रॉस कर जाएगा। हरिद्वार के अंदर आज 38% है वो 43-44% क्रॉस कर जाएगा। मुंबई के अंदर जहाँ आज 20% है वो 25-26-27% क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद भरूच के अंदर आप जाएंगे जहाँ 24% है वो 28-29% क्रॉस कर जाएगा। मतलब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां ये आंकड़ा 28-30% क्रॉस करता है मतलब वो वोटिंग ब्लॉक ही निर्धारित 10 में से 7 टाइम्स करता है, जो हमने डेटा के हिसाब से देखा है कि देश उस जगह जीतेगा कौन। 7 में आज की तारीख में अभी 29 लोकसभा नहीं पर 100 से ज़्यादा ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आने वाले 15 साल में हो सकती हैं जिनमें मुस्लिम समाज की जो आबादी है वो 33 से 35% बढ़े ऑल ओवर इंडिया। So imagine that if 20-25% लोकसभा constituencies in this country have Muslim population as more than 30% in the next 1.5 decades. अब ये फैक्चुअली लोग कहेंगे कि भाई इट इज लीडिंग टू मोर इंक्लूसिविटी, बट माई प्रॉब्लम इज जब ऐसा होता है डेवलपमेंटल पैरामीटर्स डू नॉट डिसाइड वोटिंग आउटकम। एक कैंडिडेट कितना अच्छा काम कर रहा है वो डिसाइड नहीं करता, सिर्फ ये वोटिंग ब्लॉक धर्म के आधार पे ही जो है 10 में से 7 टाइम्स वोटिंग करता है। तो ये अगर आप देखेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इसीलिए क्योंकि आज की तारीख में लार्जर जो बहुसंख्यक आबादी है वो इश्यूज के हिसाब से वोट करती है या वो अपीजमेंट के खिलाफ वोट करती है। अब जब तक ये समाज को सोचना होगा कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है वहां आर्थिक और सामाजिक पैरामीटर्स डिस्पाइट ऑपोजिशन दे वोटिंग फॉर ऑपोजिशन फ्रॉम 7 डेकेड्स क्यों नहीं बढ़े और स्टिल दे हैव कंटिन्यूड टू वोट द ऑपोजिशन, व्हाई? ये इनको सोचना होगा। तो क्या ऐसा देखा जा रहा है कि इस देश के अंदर 20-25 सालों के अंदर एक वीटो एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है? और अगर वो वीटो के एस्टैब्लिश, फॉर एग्जांपल बंगाल में आज मेरा अनुमान है कि मुसलमान ये डेटा जो चीज कहेगा, बट माय understanding says that Muslim population easily at this moment in Bengal is either crossing 30 or borderline 30, that is where it is, or might have gone beyond 30. This is, I am talking in 2025. 10 साल बाद ये स्थिति लेट 30s में पहुंच सकती है, अर्ली 40s में भी पहुंच सकती है, विच मीन्स कि इस बंगाल के कई जिलों के अंदर आज भी मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, बोंगार, ये सब एरियाज के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इन एरियाज के अंदर ये भी डेटा देखा गया है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन भी बॉर्डर एरियाज में इन जगहों पे बढ़ा है। तो आज क्या वैश्विक ताकतें ऐसी हैं कि जहां जहां ये हिंदू माइनॉरिटी में हो रहा है वहां घुसपैठियों की जनसंख्या भी बढ़ाई जा रही है और एक सामूहिक तरीके से देश की डेमोक्रेसी को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर हमारी डेमोग्राफी परिवर्तित होगी, हमारी संस्कृति में परिवर्तन आएगा, हमारे लोकतांत्रिक वैल्यूज के अंदर परिवर्तन आएगा और हमारे अस्तित्व के ऊपर एक लार्जर खतरा हो सकता है। और ग्लोबली हमने देखा है कि जहां हमने हुआ है, आप देखिए आज यूके के अंदर क्या स्थिति हो रही है, आपके नेबरहुड के अंदर उठा के देखिए। तो इस पर हमको चिंता और शोध करने की जरूरत है कि जैसे जैसे परिवर्तित होगा हमारा एज समाज सोल्यूशन इसका क्या है। क्योंकि हम इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी बोला था, इफ यू रीड बाबा साहेब अंबेडकर्स बुक कॉल्ड थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इट इज वेरी एविडेंट ऑन दैट। सो इफ पीपल कोट बाबा साहेब अंबेडकर, दे शुड कोट बाबा साहेब अंबेडकर इन एंटायरिटी। तो अगर 100 से ज्यादा जिले इस देश के अंदर 20 सालों में, जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या जो 90% आज की तारीख में 80-85% है और घट के साथ 70% 65% हो गई, तो फिर क्या होगा? उस वक्त में हम लोग किस तरीके से इसको एड्रेस करेंगे? ये इस देश के समाज को सोचना होगा क्योंकि ये हमारे भाग्य को निर्धारित करेगा। ये जो भौगोलिक ये जो आप डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे एक गंभीर विषय है जिसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है देश के अंदर। लेकिन अगर हम विशेष तौर से बिहार की बात करें और हम पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे क्योंकि अगले साल वहाँ पर भी चुनाव हैं,
एसआईआर की जो घोषणा चुनाव आयोग ने की है और उसका जो विरोध हमको देखने को मिला, इधर पे राहुल गांधी कर रहे थे और उधर ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं, और ये एसआईआर कराना क्यों ज़रूरी है ये आपकी इन बातों से भी समझ में आता है। और दूसरा जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर जो चिंता है वो सभी को है। पिछले बार के चुनावों में हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ था। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। ऐसे में ये डेमोग्राफिक चेंज की चिंता उनको नहीं होगी क्योंकि उनके फ़ायदे में है। अब जब एसआईआर हो रहा है और वहाँ से ये करना तो राज्य सरकारों को ही पड़ेगा, क्या सहयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कैसे होगा और उसके क्या नतीजे देखिए, होंगे? एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, इसीलिए 1950s के अंदर भी हुई थी और हो ही आ रही है। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे करने के लिए गए थे एसआईआर के अंदर, इनने जितना प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया स्टे करने के लिए। आर्टिकल 323, 324 के अंदर ये चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि उसको एक वोटर लिस्ट को हमेशा पीरियोडिकली उसमें हाइजीन लाना है और उसका शुद्धिकरण करना है। इट इज़ इम्पेरेटिव ऑन द इलेक्शन कमीशन टू डू सो। अब हिंदुस्तान के संविधान के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का भाग्य निर्धारित करते हैं तो ये अनिवार्य है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का नागरिक ही वोट करें। अब इन लोगों ने पिछले इतने सालों के अंदर इनको समझ में आ चुका था कि हम विकास के नाम पे तो नहीं जीत सकते, तो हम एक वोटिंग ब्लॉक को क्रिएट करो और वो वोटिंग ब्लॉक में हम फर्जी आधार कार्ड जो है घुसपैठियों को, तमाम ऐसे लोगों को एक लोकल डीएम और पटवारियों के पूरे नेक्सस को बना के दिया जाए। तो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी इस वक्त एसआईआर का विरोध करके राष्ट्रीय सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब एसआईआर होगा तो जितने भी ये घुसपैठियों को, एक एक व्यक्ति को 4-4 वोटर आईडी कार्ड जो इन्होंने दिए, ये सब में शुद्धिकरण होने की शुरुआत हो जाएगी। द सैनिटाइजेशन ऑफ इट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। सो अब शी इज़ ऑन दी लास्ट लेग ऑफ हर पॉलिटिक्स। अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे बंगाल की पॉलिटिक्स को, कम्युनिस्ट भी बहुत समय तक थे, फिर जब बंगाल की जनता कम्युनिस्टों से ऊब गई तो देन इन 2011 उन्होंने ममता बनर्जी को मौका दिया। अब मैं ये मानता हूँ कि ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी हैं। बीजेपी बिकेम दी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी 2021 में 77-78 सीट्स के साथ में, और उसके बाद से ममता का तुष्टीकरण और बढ़ गया, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई ममता बनर्जी कोई विकास की बात नहीं करती, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। और ये तमाम, भले वो दुर्गा पूजा विसर्जन के अंदर किस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट वोट बैंक को देना हो गया, ना कि पंडालों के अंदर देने की बात हो गई, या अब घुसपैठियों के संरक्षण करने की बात हो गई। क्योंकि अब जो तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता हैं, अलग अलग समय में आप देखेंगे, तृणमूल कांग्रेस की नेता थी रत्ना बिस्वास, उसने तो ये तक कह दिया था बांग्लादेशियों को दे दो वोटिंग अधिकार, कौन सा नुकसान है। तो आज ये एक संविधान की लड़ाई है। एसआईआर के विरोध में जो भी है वो भारतीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोध में है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में है। भाई एक चीज बताइए, क्या कैसे पता चलेगा आदमी कोई बोल रहे बीजेपी, क्या वो टिक करेगा अगर बीजेपी है, कांग्रेस से वोट है? अल्टीमेटली ये देखेगा भारत का नागरिक है कि भारत का नागरिक नहीं है, और हमको ये इंश्योर करना है कि ये करना जरूरत है। और बॉर्डर एरियाज में तो ये अति अनिवार्य है, क्योंकि अगर बॉर्डर एरियाज की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, बॉर्डर एरियाज के अंदर अगर घुसपैठिए अपना लोकल पटवारी इन सब के नेक्सस के साथ में डेरा डमा के बैठेंगे, तो फिर कल को जाके ये जो हमारे फर्स्ट विलेजेस हैं, फर्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ डिफेंस हैं, ये हमारे फर्स्ट फ्रंटियर्स ऑफ थ्रेट बन सकते हैं, और इसके अंदर ये घुसपैठियों का सबसे बड़ा हाथ होगा। तो जैसे असम घुसपैठियों को पीरियोडिकली भेज रहा है, बंगाल के अंदर ये अति अनिवार्य है। 226 किलोमीटर लैंड जो है पिछले 11 सालों से होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी से मांग रहा है, पर ममता बनर्जी ने 1 इंच लैंड सेंटर को अभी तक फेंसिंग के लिए बीएसएफ के लिए नहीं दिया। बीएसएफ ने तमाम हमेशा जाके लोकल पटवारी, लोकल डीएम को ही उसको करते हैं, पर अगर उसका आधार कार्ड, आईडी कार्ड बनाया जाता है, उसमें आदमी क्या कर सकता है? एंड दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट। उसका रियल सोल्यूशन यही है, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यू विल इम्प्लीमेंट दी एसआईआर, बट फॉर permanent solution towards illegal infiltration in Bengal, there is a necessity that a non-appeasing government comes, which we believe we are. और ममता बनर्जी has completely shifted herself towards a leader जो सिर्फ और सिर्फ 30% का 90% वोट लाती है और बाकी के 70% को विभाजित करने की बात करती है। तो इसीलिए अगर आप डिटेल में भी डेटा को स्टडी करेंगे तो वहीं से ममता को लीड मिलती है। पर मुझे नहीं लगता कि किसी में भी अब कोई भी पार्टी एसआईआर को रोक पाएगी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरवेंशन। पर आप एक और चीज़ मैं आपको तृप्ति जी बताऊंगा, आज में हम लोग देश में देखते हैं कि लड़ाई जो है वो लार्जर जो ऑपोजिशन है वो ऐसी फोर्सेस द्वारा बैक्ड है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जो इस देश के मूल और नींव को वीक करना चाहती है। दैट वाज नॉट द केस ऑलवेज, बट नाउ it is becoming, as these are becoming political fronts of fringe organizations.
पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ओपनली कांग्रेस के पक्ष में आता है, जिस तरीके से ममता बनर्जी रेडिकल्स का समर्थन करती है, जिस तरीके से आरजेडी जो है इस वक्त वक्फ का विरोध करने की बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट ने पारित किया यही मैं आपको बोल रही थी, तेजस्वी यादव ने यही बोला है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक देंगे, जो संविधान, ये संविधान की ये अवमानना तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी आपका सबसे बड़ा अपमान है। वही लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अपने चरणों में रखा था। आप कोई भी सरकार आए बिहार के अंदर, आनी 100% एनडीए है, पर आप सोचिए क्या स्टेट में कौन सी सरकार है उससे वक्फ का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। नो स्टेट गवर्नमेंट हैज एनी प्रेरोगेटिव टू आइदर अमेंड इट और चेंज इट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आज तेजस्वी यादव ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ये इंडिकेट करने का प्रयास ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़े को बिहार के अंदर कर रहे हैं कि भाई मैं अपने वोट बैंक को हमेशा प्राथमिकता दूंगा, अपने बाहुबली और जंगल राज वालों को प्राथमिकता दूंगा, ना कि तुमको दूंगा। इट इज़ एन ओपन कॉल, ही ऑल्सो नोज इट। तेजस्वी भी जानते हुए ऐसा नहीं हो सकता, पर बार बार ऐलान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे को अपने वोट बैंक को एक मैसेज देना है कि मैं तुमको प्राथमिकता दूंगा जब सरकार के अंदर आ जाऊंगा, ना कि बिहार के पिछड़े गरीब दलित को। ये उनका ओपन कॉल है। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको उन्होंने सोचा समझा नहीं, इसीलिए उनको बार बार रिपीट भी कर रहे हैं वो लोग। तो आज बिहार का नागरिक बहुत गंभीरता के साथ दे रहा है कि तेजस्वी का जो वादा है वो नए बिहार का नहीं, पर जंगल राज वाले बिहार को वापस लाने का वादा है। पर ये जो वक्फ कानून की बात है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं सीमांचल की ना, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 40 से 68% तक की है। और यहाँ कहीं भी आप देखेंगे, डिटेल में करेंगे, 10 में से 9 बार सिर्फ और सिर्फ कभी भी हिंदू माइनॉरिटी नहीं जीता, कभी नहीं जीता, यहाँ पर कभी भी नहीं जीता। और ऐसे में मौका मिलता है AIMI, यानी आप ओवैसी की पार्टी को अगर वहाँ देखेंगे, जो कि गठजोड़ में सेंट लगाने की कोशिश करती रहती है। क्या लगता है इनका क्या रोल होगा इस बार वहाँ पे? कांग्रेस की तो बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अगर कांग्रेस की बी टीम नहीं होती ओवैसी की पार्टी, तो काहे ओवैसी जी गए थे इस बार अलायंस के पहले कि भाई हमको अलायंस कर लो कांग्रेस के साथ में? अच्छा, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है, कई बोलते हैं कांग्रेस की बी टीम है। ये तो ओवैसी ही बता पाएंगे कि वो किसकी बी टीम है। जब आप ओवैसी से इंटरव्यू करेंगे तो आप पूछिएगा, पर मैं मानता हूँ अगर आप लॉजिकली देखें, जब असदुद्दीन ओवैसी को अलायंस करना था तो गए कांग्रेस के पास में, बिहार के अंदर ही कांग्रेस आरजेडी के पास में गए। जब यूपीए की सरकार थी तो इन लोगों ने समर्थन यूपीए की सरकार को दिया था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा तारीफ ओवैसी की करते हैं, ओवैसी रेवंत रेड्डी की करते हैं। तो इन दोनों के अंदर ना पीछे से सब टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये सबके सब लड़ रहे हैं वही वोट बैंक के लिए। इन सबको इस देश के बहुसंख्यक का वोट चाहिए ही नहीं, और इन सबको समझ में आ गया कि ये हमको वोट बैंक को ही कंसोलिडेट करना है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, हम उसमें ना जात धर्म की बात ही नहीं करते, ये सिर्फ वोट बैंक की बात करते हैं। तो आज ओवैसी जो करें, वो ओवैसी, राहुल गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये सब नाम अलग हैं, पर काम इनका तुष्टीकरण करना ही है। तो इन दोनों में सब में आपसी फाइट चल रही है कि कौन कितना ज़्यादा तुष्टीकरण करता है, और ये इस मुगालते के अंदर जीते हैं कि भाई बाकी हिंदू तो विभाजित हो जाएगा, हमको इसको एकजुट करना है, विभाजित हिंदू का वोट में हम लोग सरकार बना लेंगे। ये ऐसा 14 के पहले किया करते थे, अब नहीं कर सकते। ये जो आप वोट कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये लोग मुस्लिम, यादव, पिछड़ी जाति, इन सब का करते हैं और बीजेपी लेकर चलती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और हिंदू वोटों की बात करती है, सब समान है, इस तरह की बात करती है, लेकिन बिहार के अंदर जातिगत जो समीकरण है वो बहुत मायने रखता है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में तो यादव समाज भी तेजस्वी के साथ में नहीं है। देखिए एक चीज़ बताइए, अगर तेजस्वी यादवों के इतने बड़े हितैषी होते तो क्यों नहीं इतने सालों से, जब से आरजेडी बनी है, लालू जी ने, राबड़ी देवी ने, तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं अपने परिवार के अलावा किसी यादव को चेहरा बनाया? एक बार तो मिल जाता, क्यों नहीं? हमने केंद्रीय मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी, तो हम तो नॉन परिवारवादी में विश्वास रखते हैं, ये सिर्फ परिवारवाद में विश्वास रखते हैं। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में आप देखिएगा कि जब इस बार वोट डालेगा, बिहार का हर समाज, पिछड़ा, एससी, सब हमको वोट डालेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि अब तेजस्वी जो है वो अब एक एमवाई की बात करते हैं, बिहार का न्यू एमवाई महिला और यूथ है, और वो महिला और यूथ हमारे साथ में है। और जो पोस्ट एमवाई है, उस एम के अंदर भी इनमें विभाजन की लड़ाई चल रही है, और वो वाई भी अब धीरे धीरे समझ रहा है कि तेजस्वी वाई मतलब यादव के लिए नहीं, पी मतलब परिवार के साथ में। सो दिस टाइम यू विल सी
जब लोकसभा में भी आप देखते हैं कि हम लोग का ऐतिहासिक वोट कितना 40-45% कैसे बिहार में क्रॉस करता है, बिकॉज हमको हर समाज का वोट मिलता है और हर समाज जानता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के हित में है। और अब बिहार में हर समाज जा रहा है कि एनडीए जो है वो डेवलपमेंट ऑफ बिहार के पक्ष में। निश्चित तौर पे, क्योंकि जंगल राज कोई नहीं चाहता। बेटा इनका बेटा मंत्री, चाचा मंत्री, बेटा, चाचा, चाची, ताऊ, काका, काकी, मामा, मामी, बहन, भाई, सब पूरा परिवार के अंदर ही सब कुछ अगर इन्हें बांट दिया तो एक बिना परिवारवादी यादव अगर आरजेडी के अंदर आता है तो उसका काम क्या सिर्फ झंडे उठाने का है? वो नेता नहीं बन सकता। क्या नेता पे जन्मसिद्ध अधिकार सिर्फ तेजस्वी यादव का है? ये तेजस्वी यादव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता एक पार्टी, एक ये पार्टी है जिसके अंदर अगर आपका पिता पुत्र को, आपका पिताजी माताजी का कोई भी ऑक्यूपेशन हो, आप अपने मेरिट के आधार पर जो है किसी भी सर्वोच्च पद पे पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल ठीक है, और बिहार की जनता को ये चीज़ें समझ में तो आती हैं, लेकिन एक और नया फैक्टर वहाँ पे चल रहा है जो सोशल मीडिया पे तो बहुत हिट होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वहाँ पे? वो है जन स्वराज पार्टी पीके प्रशांत किशोर। वो बोलते तो बहुत अच्छा है, टीवी इंटरव्यूज़ में काफ़ी अच्छे व्यूज़ लेकर आते हैं, लेकिन क्या ये व्यूज़ वोटों में बदलेंगे? वहाँ पर ज़मीन में क्या देखने को मिलता है? मुझे लगता है कि इस वक्त आप खुद देख लेंगे कि ये सब, एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर का चुनाव हारना तय है, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो खुद अपनी सीट नहीं लड़ पके रघुपुर के अंदर, वो क्या आगे की बात करेंगे। बिहार की जनता को पता है कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में है। जब चुनाव खत्म होगा प्रशांत किशोर जी अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और कोई ना कोई स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं जो है अपना व्यापार करने चले जाएंगे। दैट इज व्हाट ही डज। बिहार के अंदर कल भी एनडीए थी, आज भी एनडीए, परसों भी एनडीए रहने वाली है। तो वोटर अपना वोट वेस्ट नहीं करता है। नहीं, पर ये बात तो प्रशांत किशोर को भी पता है कि वे सरकार तो नहीं बना पाएंगे। दावा और कह रहे जो सर्वे भी आते अगर ऐसा होता, 20-21 सीटों का दावा अगर ऐसा होता तो उन 20-21 में से खुद लड़ लेते ना। काहे नहीं लड़े राघोपुर से? खुद इसलिए नहीं लड़े क्योंकि उनको पता है कि खुद वो थप्पा नहीं लगाना है कि जमानत जब्त हो गई प्रशांत किशोर की, इसीलिए नहीं लड़ रहे प्रशांत जी। वो कोई उनको अच्छी तरीके से समझ है कि जमीन का मूड क्या है। उनको पता है कि वो जिस भी सीट से बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होना तय है। इतने दिनों से यात्रा तो कर रहे हैं वो। यात्रा तो सब लोग ही करते हैं, यात्रा तो राहुल गांधी ने भी करी थी। यात्रा ये लोग खेलते हैं, पर ये जनता के मुद्दे थोड़ी जमीन पर उठाते हैं। ये सब क्या है, देखिए आप एक चीज़ समझिए, यात्रा कर ली, रील बना ली, उससे चुनाव नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 24 घंटे 365 दिन जनता के साथ रहती है, इसीलिए हमको समर्थन मिलता है। बात मैं लॉजिकल भी करना चाहूँगा। देखिए, वोटर या तो किसी को जिताने के लिए वोट करता है या किसी कोई जो जीतने वाले को हरा सकता है उसके लिए वोट करता है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि वोटर को पता है कि इस बार एनडीए को जिताना है। प्रशांत किशोर डज नॉट फिट इनटू आइदर ऑफ इट। तो आप जब नतीजे देखेंगे तो आप पाएंगे कि अल्टीमेटली इट विल बी एनडीए विच विल कम बैक एंड इट विल कम बैक कन्विंसिंगली। प्रशांत किशोर और जन स्वराज इज नॉट अ फैक्टर। मीडिया में जरूर एक फैक्टर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे फैक्टर हो सकते हैं, रील में फैक्टर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, बट वोटिंग ऑप्शन जन स्वराज नहीं है। और देखिए इनकी बातें और इनकी हकीकत में क्या फ़र्क है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि 234 करोड़ रुपए जो है हम लोग ने उनने पैसा कमाए, फी ली है, करेक्ट। तो 234 के हिसाब से इनकम टैक्स होता है 34 करोड़ का। आप उनको बोलिए उनका पेपर अगर सार्वजनिक कर दे, 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया है, तो बाकी 30 करोड़ टैक्स कहाँ चला गया? कहीं नहीं पता है उनको जवाब देना पड़ेगा। तो सबको पता दिख रहा है करके। वो एक किसी ने इंटरव्यू एक जो है मैं चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जब यही सवाल पूछे गए तो उठ के चले गए। तो प्रशांत किशोर जी आज बिहार की जनता के सामने, आई थिंक बिहार की जनता ने सीन थ्रू इट। बिहार की जनता बहुत क्लियर है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मन बना चुकी है। अब जो भी चीज़ जितना भी करना है कर लिया। बिहार की जनता इज ऑलरेडी फॉर्म इट्स माइंड। अब एज अ सेफोलॉजिस्ट क्या आपका इसका सर्वे क्या कहता है? मैं इस बार मानता हूँ कि एनडीए इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एनडीए में इस बार देखिए एलजेपी भी साथ में हमारे है, तो हम लोग एक लार्जर और स्ट्रॉन्गर अलायंस हैं। तो हम लोग का जो वोट ट्रांसफ़र इस बार की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा सॉलिड है। दूसरा, 15 से 20 के बीच में, जो 20 से 25 के बीच में काम हुआ है, विज़ावी 15 से 20 में से ज़्यादा हुआ है। सो वी हैव डन मोर वर्क बिटवीन 20 to 24 विज़ावी 15 to 20। तीसरा, अगर आप एक और चीज़ देखेंगी कि इस बार जो महिला फैक्टर है, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये एज ए सीड मनी जो है वो एनडीए ने दी और तमाम हमेशा करते हैं। दूसरी तरफ जो है कोई पॉजिटिव एजेंडा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब व्यक्ति जीतता है तो उसकी मैंडेट भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि हमारा वोट शेयर पिछली बार से कई ज़्यादा होगा एंड वी विल बी अ गुड मेजॉरिटी गवर्नमेंट।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से बीजेपी का, एनडीए का एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पे बात करिएगा। इस समय आप बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे बात मत करिएगा। महागठबंधन की बात करें, 20 साल में क्या वाकई में बिहार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जनता नाराज़ हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, उन्होंने तो महागठबंधन ने तेजस्वी को बना दिया। हर बार ये कहा जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं बताते हैं, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। इस बार भी वही हो रहा है। तो इसको लेकर जो विपक्ष है वो हमेशा सवाल तो उठाता ही है। देखिए, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ एचएम का। जनमानस ये तय कर बैठा है कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार यहाँ एनडीए सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई, देखिए, जब ये कहा जाता है हमारे लीडरशिप द्वारा, पीएम एचएम द्वारा, कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इससे ज्यादा क्लियर कोई चेहरा का डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। याद करिए, जब हरियाणा का चुनाव था, नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, पर उसके बाद भी एमएलए ने साथ में बैठकर, एचएम जो थे वो ऑब्जर्वर उस वक्त उस मीटिंग घोषित हुए थे, पर्यवेक्षक घोषित हुए थे, और फिर वापस से नायब सिंह सैनी जी को एमएलए ने चुना था। तो वो एक नॉर्मल ड्यू प्रोसेस है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ही हमारे चेहरे हैं। चलिए, ये अच्छा है, आपने ये सबको भी दिया, पता ये है। सबको पता है, और हर बार क्योंकि यही होता है और हर बार विपक्ष ऐसे ही सवाल उठाता है। लेकिन आज इस पूरी चर्चा से जो चीज़ें साफ तौर पे समझ में आई वो यही है कि बिहार के चुनाव में जो 20 साल का सुशासन बाबू कहते हैं नीतीश कुमार को, वो कमियां ज़रूर होंगी, लेकिन जो इससे पहले जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है वो उसे शायद दोहराना नहीं चाहती है। देखिए, मैं आपको एक चीज देखेंगे, जो भी लोग पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं उनको ना अपनी पॉलिटिक्स के एनालिसिस का बेस भी चेंज करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी के एरा के अंदर एक प्रो इनकम्बेंसी जैसी टर्म है जो एक नॉर्म बन चुकी है। देखिए, ग्लोबली हम एक एंटी इनकम्बेंसी के दौर में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज द बिगेस्ट प्रो इनकम्बेंसी, प्रो गवर्नेंस लीडर, जो 22 साल से ज़्यादा तक, 24-25 साल से गवर्नेंस के अंदर है। लोग जनरली क्या कहते थे इंडियन पॉलिटिक्स में, आप सब इन सब एनालिस्टों की, जर्नलिस्टों की किताबें उठा के देख लीजिए, जो बड़े बड़े अपने आप को विद्वान कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई जी, 5 साल सरकार में हो गए, एंटी इनकम्बेंसी आ गई जी, 10 साल सरकार में हो गए, एंटी इनकम्बेंसी आ गई जी। इन लोग के दृष्टि से हम नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस को या पोस्ट नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स को एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिक्स इज प्रो इनकम्बेंसी पॉलिटिक्स। जब से वो गुजरात के सीएम बने, आप तब से सब एग्जिट पोल्स को उठा के देखिए, हर 5 साल में हर कोई एग्जिट या ओपिनियन पोल जो कहता था वो एंटी इनकम्बेंसी, एंटी, बट जनता क्या कहती थी, नहीं, वी लव नरेंद्र मोदी। 2014 में आए, क्या कहा जाता था एग्जिट पोल्स के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी 250 आएगी, 60 आएगी, क्या नतीजा निकला, फुल मेजॉरिटी। 2019 के अंदर मैंने खुद किया था ऐसे 300+, कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि ये सब के सब ट्रेडिशनल लेंस से देखते थे, क्या निकला 300+। 24 में लोगों को लगता था तीसरी बार कैसे रिपीट होगा, 24 में क्या, तीसरी बार प्रधानमंत्री रिपीट हुए। फिर हरियाणा के अंदर क्या हुआ, बोला हरियाणा में सरकारें तो 5 साल के बाद रिपीट नहीं होती, क्या हुआ, तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार आई। महाराष्ट्र में जो लोकसभा के अंदर नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करके सबसे बड़ी मैंडेट महाराष्ट्र में आई। दिल्ली में 20 साल के बाद सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से ज्यादा के बाद सरकार आई। ये सब क्यों हो पा रहा है, ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों को और देश की जनता को अक्रॉस ज्योग्राफी ये समझ में आ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य करते हैं वो देश हित में करते हैं और समाज हित में काम करते हैं। उनकी नीति और नियत देश के हित की नीति और नियत है। तो आप ये जो लोग कहते हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई, ये नहीं हो रहा कि सब काम हो गए, पर लोगों को पता है कि ये आदमी आगे बढ़ाने की तरफ में देश को या राज्य को लेके जा रहा है। इसीलिए सब जो पास्ट के जो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स होते हैं वो चेंज होते हैं और इसीलिए सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो मैं इसमें अचंभित नहीं हूं क्योंकि लोगों को हमेशा लोग कंपैरिजन करते हैं। लोगों को पता है ये 20 साल से ये कर रहे हैं, जो आने वाले उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये आगे क्या करेंगे। सो वी नीड टू नाउ एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि प्रधानमंत्री मोदी हैज बिकम द ओनली ग्लोबल प्रो इनकम्बेंसी लीडर आज की तारीख में। जितना समय वो गवर्नेंस में रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर पिछले 70 सालों के अंदर कोई लीडर इतने समय जो है गवर्नेंस के अंदर जनता के मैंडेट को रिपीटेडली जीतकर, बड़ी मैंडेट को रिपीटेडली जीतकर नहीं हुआ है। जितने वोट मोदी जी को मिलते हैं वो तो कई कंट्रीज की जनसंख्या से ज़्यादा है। द क्वांटिटी ऑफ वोट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेट्स is more than the population of many countries combined.
And if despite that he is coming back into power, which means that the model of governance जो मोदी जी के अंडर में, ये ग्लोबली बाकी नेशंस को, लीडर्स को सीखना चाहिए कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक नेता इतनी बार वापस से आता है, इतने बड़े इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आता है जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। तो ये एक वंस इन अ जनरेशन जो कहते हैं ना, एक फिनोमेना इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर और ग्लोबल गवर्नेंस में, जो कोई भी इसको अगर बिना छल कपट, बिना अपने भेदभाव के एनालिसिस करके देखेगा होगा। पहले बीजेपी को लोग कहते थे कि यार एक छोटे से वर्ग की पार्टी है, आज की तारीख में उड़ीसा में भाजपा है, बंगाल में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, साउथ के अंदर तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर हमारा वोट शेयर बड़ा है, तेलंगाना के अंदर सेकंड सबसे बड़ा फ्रंट है, कर्नाटका में हम हिस्टोरिकली स्ट्रांग है, महाराष्ट्र के अंदर हमें, हरियाणा जहाँ पहले नहीं हुआ करते थे वहाँ हम लोग हैं। तो ये सब इतना बड़ा, आप देखिए पिछले 11 साल के अंदर कोई भी इस देश के पॉलिटिकल मैप को सिर्फ मान लीजिए 15 साल पीछे ले जाइए और आज में देखिए, पीपल विल बी अमेज्ड टू सी हाउ इट हैज चेंज्ड कंप्लीटली। एंड ऑल ऑफ दिस हैज ओनली हैपेंड बिकॉज वन लीडर हैज कन्वर्टेड द बेस वोट, added his own personal credibility and made it a winning combination. निश्चित तौर पर दूसरी जो बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी होती है, जो आप बात कर रहे हैं ना, प्रो इनकम्बेंसी तो है। दूसरा, जब वोटर जाता है बाहर निकल के, वो ये ज़रूर देखता है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। देखिए, किसी भी सरकार से पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो सब होते नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन के तौर पर एक ऐसा महागठबंधन देखते हैं जिसमें गांठे ही गांठे हैं और जिसकी तरफ जो वादे और दावे हैं उन पे भरोसा नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पे जनता उसी तरफ जाएगी। साथ में एक आइडियोलॉजिकल बात भी होती है। जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उस संघ को बैन करने की बात करते हैं, तो आज देश का जनमानस जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहित और समाज हित के अंदर कार्य कर रहा है, ये लोगों के सबकॉन्शियस के अंदर है। तो जब ऐसी फोर्सेस ऐसी बातें करती हैं तो लोगों के संस्कृति और उनके कॉन्शियंस पे हिट करते हैं। सो देन इट टेक्स पीपल टेक इट ऑन टू देमसेल्व्स टू पनिश दीज पीपल। So it does not just become as a political fight. और ये भी है कि आरएसएस जो बात करता है वो ज़मीन पे दिखता है, राष्ट्र हित की बात करता है। इसके अलावा जो लोग यात्राएं निकालते हैं, उनकी यात्राओं में कही गई बातें और उनके ये जो कर्म है वो आपस में मिलते नहीं, ये भी लोग देखते हैं। बिल्कुल, देखिए देश की जनता किसी के बहकावे में नहीं आती है। हाँ। देश की जनता जो है ये वही जनता है जो इतने सरकार के प्रेशर के बावजूद इमरजेंसी के खिलाफ वोट करती है। ये वही जनता है जो पूरी, एक चीज सोचिए, कोई 1947 से 2014 वी यूज्ड टू से कांग्रेस सिस्टम ऑफ थिंग्स, एक नेता और एक सिस्टम विद ऑल दी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है। 2014 में एक ऐसी ऑपोजिशन को डिफीट करती है जो 70 साल से मतलब पावर में रही है, उसको फिर और ज्यादा मैंडेट से डिफीट करती है, उसको तीसरी बार डिफीट करती है। ये 90 के लोग नेहरू जी से इसको कंपैरिजन करते हैं, पर मेरा स्पष्ट मानना है कि नेहरू जी के समय में जब देश आज़ाद हुआ था कोई ऑपोजिशन नहीं थी। आप बताइए, ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ बन रही थी, बहुत नेसेंट थी। एक आज़ादी के दौर के बाद में लोगों के अंदर था नेचुरल चॉइस ये, पर जब मोदी जी आए तब तो कांग्रेस एक नेचुरल हैबिट थी, एक 70 साल से काम करने वाली पार्टी पावर में थी जो ऑपोजिशन में आई, तो उसका कितना बड़ा ग्लोबल सिस्टम होगा। उसको 14 में हरा के 19 में बड़ी मैंडेट हराना, 24 में वापस हराना, ये एक ह्यूमंगस टास्क है। और साथ में ये अगर आप कोई भी ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स कहेगा, ये वंस इन अ जनरेशन चीज है, because you are defeating an opposition which has been in power for 50 years, unlike Mr. Nehru who became a claimant just because after independence he was the selected prime minister, because the real chosen one from the Congress working committee was Sardar Patel, which everybody knows. So he was the selected prime minister who did not have an opposition. Narendra Modi defeated an opposition which was in power for 70 years. This makes Narendra Modi greater than Nehru by any leaps and bounds, even in terms of a political achievement. कई लोग तो बोलते हैं पहली वोट चोरी तो वही हुई थी जब सरदार पटेल जी को हटा के नेहरू वही हो गई। उसके बाद तो फर्रुखाबाद के अंदर 10,000 से ज्यादा वोट ऐसे जब नेहरू जी जीते थे शायद से फुलपुर कहीं से, तो 10,000 से ज्यादा वोट कैसे इनवैलिडेट हो गए, तो उनको तो जवाब देना चाहिए। हाँ, तो जब इसीलिए शायद मुझे लगता है कि अब वोट चोरी की बातें करना इन्होंने बंद कर दी है। और अब नेहरू जी पर्सनली बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चुनाव में उनको हराने के लिए लगे थे, और जिस नारायण कजोलकर ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को चुनाव हराया था उसको जाके पद्मा अवार्ड कांग्रेस पार्टी ने दिया और अंत तक बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से कितने आहत रहे, उनकी राइटिंग्स में है। बिल्कुल, ये सब चीजें हैं। फिलहाल हमने आज जो बिहार के बारे में बात की, आपने जो अपना एनालिसिस दिया, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि बिहार की जनता अपना भला समझ के और पिछले 20 साल और उसके पहले के 15 साल तो सबकी तुलना करने के बाद अपना वोट खुद ही देगी। किसकी सरकार बनेगी ये तो पता चली जाएगा, किसकी जीत किसकी हार। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपने चर्चा की, ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके इतने पॉपुलर पॉडकास्ट में जोड़ा, शुक्रिया।
धन्यवाद। पांचजनी का अगर ये पूरा साक्षात्कार, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आप इस तरह के और कौन कौन से संवाद देखना चाहते हैं। नमस्कार।